तनु अपनी सास वसुधा, ससुर जगदीश और पति वीरेन के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब घर के सभी लोग एक रिश्तेदार की शादी में जाने वाले होते हैं। तभी तनु नए कपड़े खरीदती है। हे भगवान, अरे तुझे देख के तो ऐसे लगता है कि तू पैदाइशी नालायक है। अरे अब और कितनी बार नए कपड़े खरीदेगी तू? जब भी किसी का जन्मदिन हो, सगाई हो या कहीं बाहर जाना हो, हर फंक्शन में तुझे तो बस नए कपड़े ही पहनने होते हैं। हाँ बहू, अरे तुम तो आधे से ज्यादा पैसे नए कपड़े खरीदी करने पर ही उड़ाती हो। और इधर हमें देखो, ये साड़ी मेरी 7 साल पुरानी है, फिर भी इसे मैं पहन रही हूँ। देखिए माँ जी, अगर मैं एक बार कोई कपड़ा पहन लूं तो उसे दोबारा नहीं पहनती, क्योंकि एक बार पहनने से ही मेरी उस ड्रेस में काफी सारी फोटोज आ जाती है और उन्हें मैं अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हूँ। और अगर दोबारा से मैंने उन्हीं कपड़ों में अगर फोटोज पोस्ट कर दी तो मेरी इज्जत की तो बैंड ही बज जाएगी और मुझे अपने स्टेटस को मेंटेन रखना पड़ता है, तो मैं अपने कपड़े रिपीट नहीं कर सकती। अरे आग लगे तेरे स्टेटस को, तेरा स्टेटस तुझे खाना खिलाने वाला है क्या? यहाँ एक तरफ मेरा बेटा वीरेन और तेरे पापा जी दिन रात दुकान में खड़े रहकर काम करते हैं, और दूसरी तरफ तू है जो इनके कमाए हुए सारे मेहनत के पैसे बस अपने नए कपड़ों की खरीदारी में ही वेस्ट करती है। देखिए माँ जी, ये फालतू में अपना गला मत फाड़िए। अरे क्या हो गया अगर मैंने नए कपड़े खरीद लिए? थोड़ी ना अपने पति से कोई जेवर या जायदाद मांग रही हूँ, मामूली कपड़े ही तो है। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे नाक में दम करके रखा है आपने। तनु वसुधा की एक नहीं सुनती और वो नए कपड़ों को खरीदारी करना जारी रखती है। वो अपने नए कपड़े बस 1 या 2 बार ही पहनती है, फिर वो उसे अपनी काम वाली बाई को देती है। ये लो मुनमुन, ये कुछ कपड़े हैं, ये अब पुराने हो चुके हैं ना, तो मैं इन्हें अब वापस नहीं पहनूंगी। लेकिन दीदी, इन कपड़ों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पुराने कपड़े हैं। अरे ये तो एकदम फर्स्ट क्लास लगते हैं। नहीं मुनमुन, ये मेरे लिए पुराने हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसे 2 बार पहन लिया है। अब ये कपड़े मेरे किसी भी काम के नहीं है, इसीलिए तुम इसे लेकर जा सकती हो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। वैसे भी आपके कपड़े बहुत ही सुंदर है और ऐसे आप मेरे को कपड़े देते रहो, मैं खुशी खुशी आपके कपड़े ले लेगी। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो तनु को खूब सुनाते हैं। अरे नास पीटी, तुझे कोई अकल वकल है या नहीं? बस अपने सारे कपड़े उस मुनमुन को देती रहती है। अरे तुझे पता भी है कि वो उन कपड़ों का आगे जाकर क्या करती है? अरे तू कब से उसे कपड़े देती है, लेकिन कभी एक बार तो उसने तेरे कपड़ों को पहना है क्या? हाँ तनु, पर ऐसी भी बात नहीं है कि तुम्हारे कपड़े सरोजिनी मार्केट या किसी आलतू फालतू के सस्ती दुकान से खरीदे हुए हैं। अरे तुम्हारे कपड़े तो एकदम ब्रांडेड और महंगे होते हैं, और तुम तो उसे केवल थोड़े समय के लिए ही पहनती हो और फिर उसे मुनमुन को दे देती हो। हाँ बहू, और मुनमुन इतनी भी गरीब नहीं है कि वो अपने लिए कपड़े ना खरीद सके, और अगर तुम्हें अपने कपड़े ही देने हैं तो किसी जरूरतमंद लोगों को दो ना। ये मुनमुन को बार बार देने की क्या जरूरत है? तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकती हो जिसके पास पहनने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। हे भगवान, अरे आप सबने तो मुझे कितना परेशान करके रख दिया है। अरे मैं अपने कपड़े गरीब को दूं या फिर मुनमुन को दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जब मैं उन कपड़ों को फिर कभी पहनूंगी ही नहीं तो उन्हें रखकर क्या अचार डालूं क्या उनका? अरे वापस से क्यों नहीं पहन सकती? तूने क्या भाड़े पर कपड़े लिए हैं क्या जो तू उन्हें एक बार ही पहनेगी? तू किसी बैरिस्टर की औलाद नहीं है
और ना ही किसी राजा महाराजा के घराने की। अरे पहले जाकर दो पैसे कमा, फिर पता चलेगा कि एक एक कपड़ा खरीदना कितना मुश्किल होता है। बेशर्म कहीं के। देखिए माँ जी, आप तो ना चुप ही रहिए और मुझे भाषण देना बंद कीजिए, क्योंकि मेरे कान पक चुके हैं अब, और मैं अब इतनी भी फ्री नहीं हूँ कि दिन भर आपकी बकवास सुनती रहूं। मुझे अब मॉल जाना है और अपने बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी है कपड़ों की। घर वाले तनु के इस बर्ताव से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तनु को सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब वसुधा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली होती है, तभी वो एक बहुत पुरानी स्टाइल वाली साड़ी पहनकर आती है। तभी तनु उस पर खूब हंसती है और अपनी सास का मजाक उड़ाती है। क्या माँ जी, आप तो इन कपड़ों में एकदम जोकरनी लग रही हो। और आपने क्या बाबा आदम के जमाने के कपड़े पहने हैं क्या? क्या चॉइस है यार माँ जी आपकी, एकदम चिंदी चोर जैसे कपड़े पहने हैं आपने। हे डायन, अपने ये सड़े हुए लाल पीले चुड़ैल वाले दांत मत दिखा। और ये साड़ी तेरे पापा जी ने मुझे गिफ्ट की थी हमारे पहले करवा चौथ पर। इसे मैंने आज तक संजो के रखा है, क्योंकि इससे मेरी कई यादें जुड़ी हुई है। लेकिन खैर, मैं किस बेवकूफ को ये सब बता रही हूँ। अरे तुझे क्या पता यादों का महत्व। तेरे लिए तो 2-3 बार पहनने पर ही कपड़े पुराने हो जाते हैं, तो तू क्या ही इतने साल तक संभाल कर रखेगी, बुज़दिल कहीं की। माँ जी, सच सुनकर सबको मिर्ची लगती है, और शायद इसीलिए आप इतना तिलमिला रही हो। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ माँ जी। कंजूसी कर करके बस पुराने सड़े हुए कपड़े पहनना मेरे बस की तो ये बात ही नहीं है। अरे आपको तो आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरह पागल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा तो रुतबा ही अलग है। अरे चल चल, तू और तेरा ये दिखावा तुझे ही मुबारक हो। तेरे लिए सब कुछ बस दुनिया को दिखाने के लिए ही होता है, लेकिन एक दिन तेरा यही दिखावा तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। फिर एक दिन वीरेन तनु से कहता है, अरे तनु, तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम तो मॉल में से कितने सारे कपड़े लाती हो। अभी अभी मॉल में नई पॉलिसीज निकली है। तुम मॉल से खरीदे हुए पुराने कपड़े उन्हें वापस करके उसके बदले नए कपड़े ले सकती हो। इससे तुम्हें किसी को अपने पुराने कपड़े देने की कोई जरूरत नहीं होगी, और तो और तुम्हें उसके बदले नए कपड़े भी मिलेंगे। नहीं वीरेन, आर यू मैड? अरे मैं ऐसी चिंदीगिरी कैसे कर सकती हूँ? वो कोई एरा गेरा मार्केट नहीं है, वो एक मॉल है, मॉल। और वहां पर जाकर अगर मैंने ऐसी चिंदीगिरी की तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये मैडम पहले इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती थी, और अब देखो इनके कितने बुरे दिन आ गए हैं, जो ये पुराने कपड़े बेचकर नए कपड़े खरीद रहे हैं। लगता है तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने ठान लिया है कि एक ना एक दिन मेरी इज्जत का भाजीपाला करोगे। पागल कहीं के। अरे हर बार बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है क्या? छोड़ो, तुम्हें कितना भी समझा लो, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरने वाली। अरे अगर समझने वाली बात होगी तभी तो बात को समझूंगी ना। जब बात ही बेसर पैर की है तो उसे क्या खाक समझूंगी मैं? इडियट कहीं के। फिर कुछ ही दिनों बाद जब तनु का जन्मदिन होता है, तभी वो फिर से एक दिन के लिए 3 जोड़ी अलग अलग जूते और नए स्टाइलिश कपड़े खरीदती है। और उस दिन वसुधा तनु को एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करती है। ये लो तनु बहू, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लाया है, हम दोनों की तरफ से ये छोटा सा जन्मदिन का तोहफा। वाओ माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच माँ जी, जो मुझे आपने इतना प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट किया है।
और इसकी डिजाइन भी कितनी यूनिक और शानदार है। तुम्हें पता है बहू, तुम्हारी माँ जी ने ये ड्रेस अपने हाथों से बनाया है, वो भी तुम्हारे ही पुराने कपड़ों से, जिन्हें तुमने अलमारी में कब से बंद करके रखा है। हाँ तनु, माँ तो सच में कमाल की आर्टिस्ट है। आखिर क्या ड्रेस बनाया है उन्होंने, सच में बहुत ही सुंदर है। अरे यार, क्या माँ जी आप भी, सच में। अरे कंजूसी करने की भी कोई हद होती है। एटलीस्ट आज के दिन तो आप मेरे ऊपर 2 पैसे खर्च करती और कोई नया ड्रेस दिलवाती, लेकिन नहीं, आपने ये पुराने कपड़ों से ही मुझे तोहफा दिया। वाह बहू वाह। अरे अभी 2 मिनट पहले तू तो इस ड्रेस की कितनी तारीफ कर रही थी और अब पल में बदल गई। देख बहू, समझ मेरी बात। पुराने कपड़ों को वो क्या कहते हैं, वो साइकिल क्या कहते हैं उसे, जो एक ही चीज हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल माँ। अरे हाँ, रिसाइकल। हम पुराने कपड़ों को भी रिसाइकल कर सकते हैं और उसे नए तरीके से सुंदर बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे पुराने कपड़े पहनने ही नहीं है, फिर चाहे वो रिसाइकल ही करके क्यों ना हो। मैं तो नए कपड़े ही पहनूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसमें क्या बुराई है। अरे उसी बहाने से 4 लोग आपकी बहू की तारीफ करते हैं। यह आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे नए कपड़ों में देखकर बाकी सब लोग तो बहुत खुश होते हैं, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमारे पेट में कोई दर्द नहीं होता बहू, बल्कि तुझे ऐसे देखकर हमें तो दुख होता है। देख बहू, आज का तो छोड़ ही दो, लेकिन आज से 10 सालों बाद सारी चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तुम्हें अपने और वीरेन के भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा। आगे जाकर तुम्हारा बच्चा होगा, उसका भी तो कोई भविष्य होगा। और उन सभी के लिए अगर तुमने अभी से सेविंग शुरू कर दी, तभी सब कुछ अच्छी तरह से होगा, वरना आगे जाकर काफी दिक्कतें आ सकती है। हाँ तनु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे 1-1 रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। और इंसान की असली पहचान तो उसके स्वभाव और उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके पहने गए कपड़ों से। कपड़े चाहे नए हो या पुराने, अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा होगा तभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे साथ प्यार से पेश आएंगे। देख बहू, पुराने कपड़े वापस पहन लेने से तुझसे कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। अरे बड़े बड़े हीरोइन भी अपने कपड़े फिर से दोहराते हैं, और उन्हें अगर वो सब करते हुए शर्म नहीं आती तो तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। देख, जरा समझदार बन बहू। अभी तू एक लड़की नहीं है, बल्कि एक औरत है, बहू है इस घर की। और आगे जाकर तुझे माँ, सास और दादी, ना जाने कितनी सारी भूमिकाएं निभानी है। और अगर तू ऐसी ही रहेगी तो फिर कैसे चलेगा बेटा? पुराने कपड़े पहनना इंसान को छोटा नहीं बनाता है। हाँ तनु, अरे नए नए कपड़े पहनकर तुम तो बस इंस्टा पर ही लाइक्स ला सकती हो, लेकिन असल जिंदगी का क्या? आगे जाकर इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी तुम? घर वालों की इतनी सारी भारी भरकम सीख वाली बातें सुनकर तनु की आंखें वाकई में खुल जाती हैं, और फिर वो उन तीनों से माफी मांगती है। वीरेन, माँ जी, पापा जी, आप तीनों बिल्कुल सही हो। मैं खामखा अपने बाहरी रूप को संवारती रही, लेकिन असली सुंदरता तो भीतर से होती है। और पुराने कपड़े पहनने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और अब से मैं आप लोगों की हर एक बात अपने जीवन में लागू करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने आपके बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, लेकिन अब से नहीं। तनु की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं, और उस दिन के बाद से
तनु पुराने कपड़े पहनना शुरू कर देती है। मुस्कान अपनी माँ देवयानी, भाई अभय और भाभी करिश्मा के साथ रहती है। मुस्कान को पत्थर खाने की बहुत बुरी आदत होती है, या मानो उसका एक नशा ही चढ़ चुका होता है। इसीलिए वो अपने घर वालों से छुप छुप कर पत्थर खाती रहती है। हे भगवान, क्या सुख है इस पत्थर को खाने में। उफ, ये तो सच में एक नशा ही है। हाय हाय हाय, खाते रहो तो बस खाने का ही मन करता है। तभी वहां पर करिश्मा आती है। क्या मुस्कान, तुम यूं चुप चुप कर क्या चबा रही हो? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं करिश्मा भाभी, मैं कहाँ कुछ चबा रही हूँ। लगता है आपके कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो खोलो अपना मुंह और बताओ मुझे, क्या खा रही थी तुम? हाँ? अरे नहीं भाभी, वो ना। उतने में मुस्कान उस पत्थर को निगल लेती है। ये देखिए, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाना बाहर। खाने के लिए सभी तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी, आ जाऊंगी मैं। फिर करिश्मा वहां से चली जाती है। उफ, आज तो मैं बाल बाल बच गई। वरना अगर किसी को पता चल जाता कि मैं दिन रात सुबह शाम पत्थर खाती हूँ तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन दिन ब दिन घर वालों को धीरे धीरे मुस्कान पर शक होने लगता है। और ऐसे ही एक रात देवयानी उसे पत्थर खाते हुए पकड़ लेती है और उसे खूब सुनाती है। हे भगवान, अरे नालायक लड़की, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तू ये घटिया सी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे माँ, आप तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने कोई गलत काम ही कर दिया है। अरे मुझे इन पत्थरों को खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इन्हें खा रही हूँ। अब आप मेरा खून मत चूसो और चली जाओ यहाँ से। निर्लज्ज लड़की, ये सब कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? अगर आइंदा से तू मुझे इन्हें खाते हुए दिखी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझी कि नहीं? फिर देवयानी अगले दिन सबको मुस्कान के पत्थर खाने के बारे में बता देती है। और वो जानने के बाद में करिश्मा और अभय भी मुस्कान को डांट लगाते हैं। लेकिन निर्लज्ज मुस्कान किसी की एक बात नहीं सुनती। उस पर किसी का भी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो वो निर्लज्ज की तरह सबके सामने सरे आम पत्थर खाती रहती है। ये क्या है मुस्कान, इतना समझाने के बावजूद भी तुम इन पत्थरों को फिर से खा रही हो? अरे तुमने तो इसे अपना खाना ही बना लिया है मुस्कान। तुम्हें सच में कोई लाज शर्म नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो तुम इन पत्थरों को खाना छोड़ चुकी होती। अरे क्या आप दोनों बात का बतंगड़ बना रहे हो? देखिए भैया भाभी, ये पत्थर नहीं है, ये मेरी सुकून की दवा है। मेरा चकना, मेरा स्टार्टर है। इसके बाद ही मेरे पेट में खाना जा सकता है। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। इससे पहले कि ये लड़की मुझे हार्ट अटैक दिला दे, उठा ले मुझे तू। मुस्कान की पत्थर खाने की गंदी आदत कम होने की जगह अब दिन ब दिन बढ़ने ही लगती है। फिर एक दिन जब घर में देवयानी की सहेली रत्ना अपनी बेटी संजना के साथ आती है, तभी संजना अपना नाश्ता लेकर मुस्कान के कमरे में आती है और उसके साथ गप्पे मारने लगती है। और मुस्कान, कैसी चल रही है तेरी कॉलेज की पढ़ाई? बस एकदम बढ़िया संजना। लेकिन संजना, तू ये सब क्या खा रही है? अरे ये स्नैक्स तो मुझे देवयानी आंटी ने दिए हैं। ये खाकरा तो सच में बहुत मस्त बना है। तेरी भाभी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। मेरी भाभी एकदम बढ़िया खाना बनाती है। लेकिन मुझे इन खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है संजना, क्योंकि मेरा फेवरेट आइटम तो ये है, मेरा दगड़ू। क्या?
अरे लेकिन मुस्कान, ये तो एक पत्थर है ना? हाँ, ये एक पत्थर ही है, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसके सामने तो सारे अच्छे अच्छे फूड आइटम फेल हो जाते हैं। तू एक बार इसे खाकर तो देख। लेकिन इसके क्या टेस्ट होगी? और अगर मेरे दांत टूट गए तो? ये तो दिखने में भी कितना अजीब लग रहा है। देख संजना, दिखने में तुझे जितना अजीब लग रहा है उतना ये बिल्कुल भी नहीं है। अरे एक बार चक्कर तो देख। और इसमें तो ढेर सारा कैल्शियम होता है। दूध पीने से, दवाइयाँ खाने से या फिर डॉक्टर के पास जाने से अच्छा तो यही है ना कि कम खर्चे में ये पत्थर खाओ। क्या बोल रही है तू? सच में? अगर ऐसा है ना तो मैं भी इसे टेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझ में कैल्शियम की बड़ी कमी है। डॉक्टर ने मुझे इसके लिए टैबलेट्स भी दी है। अरे उन टैबलेट्स को मार गोली और ये ले, इसे खा। फिर संजना उस पत्थर को खाती है। अरे वाह, ये तो वाकई में टेस्टी है और करारा भी। इसे खाकर तो मजा ही आ गया है ना? इसीलिए मैंने तुझे कहा था। देख, अगर तुझे चाहिए तो तू ये मेरा वाला पत्थर ले जा सकती है। अरे मुस्कान बिटिया, संजना बिटिया, जरा यहाँ तो आओ। आई माँ। फिर संजना और मुस्कान दोनों बाहर चली जाती है। और जब रत्ना संजना को पत्थर खाते हुए देख लेती है तभी वह बहुत गुस्सा हो जाती है। संजना, ये तू क्या खा रही है? किसने दिया ये तुझे? ये एक पत्थर है माँ, मुस्कान ने मुझे दिया है। बहुत यम्मी होता है ये। इसमें ढेर सारा कैल्शियम भी होता है। आप भी थोड़ा खा कर देखो, आपके घुटनों के दर्द के लिए अच्छा रहेगा। अरे चुप कर और जा, फेंक कर आ इसे, फेंक। अरे देवयानी बहन, कुछ अकल वकल है या नहीं आपकी बेटी में? अरे कॉलेज में पढ़ने जाती है या फिर ये सारे सस्ते नशे करने जाती है? छी छी छी, इससे ये उम्मीद नहीं थी हमें। जरा अपनी बेटी को संभाल कर रखो, वरना इसके कारण हमारी बेटियां भी इसी की तरह नशेड़ी हो जाएगी। रत्ना बहन, माफी चाहती हूँ। लेकिन देवयानी कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन रत्ना उसकी बात नहीं सुनती और संजना को लेकर वहां से चली जाती है। और इस वजह से देवयानी बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे कुलटा कुलक्षिनी, क्या जरूरत थी तुझे संजना को वो पत्थर देने की? तुझे हम सब ने कितना समझाया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? ये सस्ते नशे करके तुझे क्या मिलता है? इसे खाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि तेरी तबीयत पर ही असर होने वाला है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे खाने के बहुत फायदे हैं। इसमें कैल्शियम होता है। और वैसे भी मैं थोड़ी ना कोई सिगरेट पीती हूँ या फिर दारू या गांजा का नशा करती हूँ। इतना संस्कारी और सस्ता नशा करने के बाद भी आप लोग मुझे इतने जहरीले ताने क्यों दे रहे हो? मुस्कान, अपनी ये बकवास बंद कर और इस पत्थर का सेवन करना बंद कर दे। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। इसे खाने से तुम्हें बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती है। और नहीं तो क्या, रत्ना आंटी के सामने बेइज्जती तो हो गई। अब वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती होगी हमारी। अरे इसमें कौन सी बेइज्जती हो गई आपकी? और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो होने दो। मैं कोई बेवड़ी थोड़ी ना हूं या नशेड़ी हूं। ये पत्थर मेरे जीने की जड़ी बूटी है और इसे खाने से मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इसीलिए आप लोग चाहे कुछ भी कीजिए, मैं इसे खाना बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी। सबके लाख समझाने के बावजूद भी देख मुस्कान किसी की एक नहीं सुनती। अब घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये निर्लज्ज लड़की तो किसी के सुनने से रही। पता नहीं ये सब करके क्या मिलता है इसे। देखिए माँ जी, अब हमें ही इसकी गंदी आदत छुड़वानी होगी। मेरी माँ से मैंने बात की थी और वो कह रही थी कि मुस्कान को रात में सोने से पहले
अजवाइन का चूरन दे दे, उससे उसका पत्थर खाने का नशा खत्म हो जाएगा। लेकिन करिश्मा, तुम्हें पक्का पता है क्या कि ये सब सच में काम करता है? देख अभय बेटा, अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए ये छोटा सा काम तो कर ही सकती हूँ। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ हम लोग मुस्कान की गैर मौजूदगी में उसके कमरे के पत्थर गायब कर देंगे, तब तो वो उन्हें खा ही नहीं पाएगी। हाँ बहू, ये भी सही रहेगा। फिर वो सभी लोग मुस्कान के कमरे में से वो पत्थर कहीं और छुपा देते हैं, और रात में जब मुस्कान उन सबको गायब देखती है तब वो हॉल में आती है। मुस्कान बेटी, ये ले, ये अजवाइन का चूरन है, इससे तेरा खाना हजम हो जाएगा और साथ ही मेरे पत्थर खाने की आदत भी छूट जाएगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? और तो और, आप लोगों ने मेरे पत्थरों को भी गायब कर दिया है ताकि मैं उन सबके नशे से मुक्त हो जाऊं। क्यों, यही इरादा है ना आपका? मुस्कान, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मुस्कान, ज्यादा इतराओ मत। हाँ, किया है हम लोगों ने गायब, क्योंकि तुम तो उसे खुद से खाना बंद नहीं करने वाली। खैर, मैं आप सबको ये बताने आई थी कि आप लोग चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कितनी भी तरकीबें आजमा लो, लेकिन मैं तो मेरे मन की ही करूंगी। मेरे पास ढेर सारा स्टॉक पड़ा है पत्थरों का, जो हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। इसीलिए मुझे उन गायब हुए पत्थरों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब सब मिलकर खाना खाते हैं। इतना कहकर मुस्कान डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और खाने की राह देखती है। लेकिन तभी देवयानी वहां पर आती है। उठ यहाँ से, तुझे अब खाना और पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत मजा आता है ना तुझे उन पत्थरों को खाने में। अब जा, उसे ही खाना और पानी समझकर खा ले। आज के बाद तुझे इस घर में ना तो अन्न का निवाला मिलेगा और ना ही पानी की एक बूंद। क्या? चल दफा हो जा अब, और अपने कमरे में जाकर पत्थर खाती बैठ। मुस्कान को उस दिन कोई खाना नहीं मिलता और थोड़े दिनों बाद पत्थर का ज्यादा सेवन करने के कारण मुस्कान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और उस दर्द के कारण उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। मुस्कान को किडनी स्टोन हो गया है। क्या? ये सब उस पत्थर को खाने के कारण ही हुआ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, अगर उससे कोई फर्क पड़ा तो वेल एंड गुड, वरना हमें मुस्कान का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन की बात सुनकर मुस्कान और बाकी घर वाले बहुत डर जाते हैं। देवयानी तो बहुत गुस्सा भी हो जाती है। देखा तूने, देखा अपनी बेवकूफी का नतीजा। बार बार मना कर रहे थे, लेकिन ये बेवकूफ लड़की ने किसी की नहीं सुनी, बस अपनी मन की ही करती रही। अब देख क्या होने वाला है। तुझमें तो जरा सी भी अक्ल नहीं है। अरे हम लोग क्या पागल थे क्या, जो तुझे इतना समझा रहे थे? मुझे माफ कर दो माँ, भैया भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप सबने मुझे कितना रोका, कितना समझाया, लेकिन फिर भी मैं अपनी मनमानी करती गई और पत्थर को खाने का नशा करती रही। लेकिन अब मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं उस पत्थर को खाना तो क्या, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। लेकिन प्लीज माँ, मुझ पर गुस्सा मत हो और मुझे माफ कर दो। और इस तरह अंत में मुस्कान की अकल ठिकाने पर आ जाती है और थोड़े महीनों बाद दवाइयों के असर से ही वो ठीक हो जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का नशा करना बंद कर देती है। अमित और रीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अमित की दादी लता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दादी, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द ही ठीक हो जाओगी। कहाँ से ठीक हो जाऊंगी मुन्ना, मेरा एक पैर तो वैसे भी कब्र में जा चुका है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है,
और वो है तेरी शादी होते हुए देखना। अरे दादी, ये आप क्या कह रही हो? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे मुन्ना, अभी शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा क्या? अमित बेटा, माँ जी एकदम सही कह रही है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा तुम पूरी नहीं करोगे क्या? हाँ बेटा, तुम और रीना एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हो। रीना से बेहतर लड़की तुम्हारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकती। कुंती बहू, कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त पक्का करवा ले। अमित अब दुविधा में पड़ जाता है। वो बाद में अपने माता पिता से अकेले में मिलता है। तभी वहां पर रीना भी मौजूद होती है। वो उन्हें कहता है, माँ, पापा, मैं और रीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। हाँ अंकल आंटी, शादी सिर्फ दो लोगों को साथ रहने के लिए एक लाइसेंस है, और बिना शादी के भी हम दोनों साथ में अच्छे हैं ना। एक दूसरे को वक्त देते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के परिवार वालों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? लेकिन रीना बेटा, तुम्हें मेरी माँ की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। पोता पोती ना सही, लेकिन कम से कम वो तुम दोनों की शादी होते हुए तो देख सकती है ना। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अमित बेटा, क्या अपनी दादी की खुशी के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता? अमित और रीना को ना चाहते हुए भी शादी करनी पड़ती है, और लता उनकी शादी को देख बहुत खुश होती है। शादी के बाद अब चीजें धीरे धीरे बदलने लगती है। एक रोज जब रीना किचन में काम कर रही होती है, तभी ओ गॉड, ना जाने कब बनेगी ये सब्जी और पुलाव। ओवन में खीर गरम करने रखी थी। शिट, कहीं जल न गई हो। क्या हुआ मेरी मास्टर शेफ बीवी साहिबा? क्यों इतना टेंशन में हो? अच्छा हुआ अमित तुम आ गए। प्लीज वहां रखे हुए वो प्याज काट दो और वो आलू को भी मैश करो। मैं जल्दी से पराठे बना दूंगी। और हाँ, सब्जी को भी देखो कहीं जल ना जाए। ओके बीवी साहिबा। फिर अमित किचन में काम करने लगता है। तभी वहां पर लता और कुंती आती है। अमित बेटा, ये सब क्या है? तू इस घर का चिराग है और तू घर की रसोई में काम कर रहा है। हाँ मुन्ना, ये सब काम तुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। चल जल्दी बाहर जा, बहू अकेली कर लेगी ये काम। आखिरकार ये सारे काम लड़कियों के होते हैं, वो सब संभाल लेगी। तू चल बाहर। अरे दादी जी, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आधे घंटे में मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मैं सिर्फ घर में रहने वाली बहू थोड़ी ना हूँ। मुझे ऑफिस जाकर वहां का काम भी करना पड़ता है। मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? वो सब हमें नहीं पता बहू। अब जब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो तो तुम्हें अपने बहू धर्म को निभाना ही होगा। उनकी बातें सुनकर रीना एकदम हैरान रह जाती है, और बाद में ऑफिस जाते वक्त वो अमित से गुस्से में कहती है, जब सब लोग मुझे इतना सुना रहे थे, तब तुम अपने मुंह में दही जमाए हुए क्यों खड़े थे? क्यों नहीं बोला कुछ वहां पर? शादी से पहले तो तुम मेरे हर एक छोटे से छोटे काम में मदद किया करते थे, लेकिन अब देखो क्या हालत है। लेकिन रीना, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश तो की थी ना, लेकिन सब लोग मुझे इतना कहने लगे, इसलिए मुझे किचन से बाहर जाना ही पड़ा। तुम्हारे पास तो हमेशा यही जवाब होता है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत करो बात। ठीक है, जाओ तुम। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी कार में ऑफिस। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। रीना, अरे रीना, मेरी बात तो सुनो, रुको तो। फिर रीना टैक्सी में बैठकर चली जाती है। इस तरह अब शादी के बाद रीना और अमित के रिश्ते में दरारें आनी शुरू होती है। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं, तब वो रीना को जीन्स टॉप पहने हुए देखकर बातें बनाने लगते हैं। जिसके बाद लता और कुंती रीना से कहती है, बहू,
अपना ये जीन्स और पैंट पहनना बंद कर दो। हाँ बहू, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए। तुम ये सब क्या पहनती हो? जाओ, जाकर साड़ी पहन कर आओ। लेकिन माँ जी, दादी जी, मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील होता है। मुझे घर और बाहर दोनों जगह ढेरों काम होते हैं। अमित, अब तुम ही समझाओ यार इन्हें। रीना, हर एक छोटी सी छोटी बात मुझसे मत कहा करो यार। अब जब माँ और दादी तुमसे इतना कह रही है तो मान लो ना उनकी बात। मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरा खाना रूम में ही लगा दो आज। फिर रीना को ना चाहते हुए भी अपनी सास और दादी सास के कहने पर साड़ी पहननी पड़ती है। दिन ब दिन रीना पर उसके पिछड़ी हुई सोच वाले ससुराल का दबाव बढ़ता ही जाता है और अमित भी रीना के लिए अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाता है, जिस कारण रीना की सहनशीलता खत्म हो जाती है। रीना बहू, तुम्हें तुम्हारे काम को छोड़ना होगा, क्योंकि तुम अपने काम के कारण घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल नहीं पाती हो। बस दादी बस, बहुत सुन और सहन लिया मैंने आप सबका। अब मुझसे और नहीं होगा। मैं इतनी पाबंदियों में नहीं रह सकती। रीना, मुझे माफ कर दो। अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये देख सकती हूँ कि तुम मुझ में और अपने परिवार के बीच पिसते जा रहे हो और इसी कारण हम दोनों के रिश्ते में भी दरारें आ रही है। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? हाँ, मैंने और अमित ने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हम शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। शादी एक ऐसा बंधन होता है जो दो लोगों के परिवारों को एक साथ जोड़ता है, लेकिन आप लोगों ने हमारी शादी करके हम दोनों को ही अलग कर दिया। माफ करना माँ पापा, लेकिन रीना बिल्कुल सही कह रही है। दादी, हमने आपके कहने पर आपकी आखिरी इच्छा पूरी की, लेकिन उसके बदले में हम दोनों के रिश्ते में ही तकरार आ गई। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं ऐसी जगह पर और ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां पर अपनी मर्जी से कुछ किया भी ना जा सके और जहां पर रोज मनमुटाव होते हो। रीना और अमित की बातें सुनकर लता और कुंती की अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो उनसे कहती है, बच्चों, जल्दबाजी में कोई भी भूल मत करो और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को समझा ही नहीं और अपनी इच्छा जाहिर कर दी। तुम दोनों ने हम बड़ों के आदेश का पालन किया, हमारा मान रखा। जब तुम दोनों हमारी पुरानी सोच को सम्मान देकर अपने जीवन में आगे कदम बढ़ा सकती हो, तो हम तुम्हारी नई सोच को सम्मान क्यों ना दें? हाँ बच्चों, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है और मुझे भी माफ कर दो। माँ जी तो फिर भी बुजुर्ग है, लेकिन मुझे तुम दोनों को समझ लेना चाहिए था। बच्चों, तुम दोनों को अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अभी इसी वक्त मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज से इस घर में रीना बहू को कोई भी रोक टोक नहीं करेगा और तुम दोनों को जैसे जीना है, जैसे रिश्ता आगे बढ़ाना है, तुम बढ़ा सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच दादी, आपने हमें कितने अच्छी तरह से समझ के लिया। दादी, आप हमें समझ पाई, इसीलिए सब अच्छा हो गया, वरना आज तो मैं और रीना अलग ही हो जाते। तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। 4 दिन की इस शादी को अब 7 जन्मों तक निभाने का समय आ गया है। आओ, मेरे पास आओ। रीना और अमित दोनों लता के पास चले जाते हैं और उन्हें गले लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और सभी एक साथ प्यार में खुशी से रहने लगते हैं।